हेलो बच्चों। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताओ ना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। केमिकल रिएक्शंस कैसे हुए, क्यों हुए, कब हुए, इन सभी सवालों के जवाब ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। बट फॉर टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इन वन शॉट। आज हम पूरे चैप्टर को कंप्लीटली जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं, एक एक एक्टिविटी को कवर करने वाले हैं। हम पूरे चैप्टर को कंप्लीटली आज एक शॉट में खत्म करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप तैयार हैं इस सब के लिए? सो लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड कंप्लीट दिस चैप्टर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो तैयार हैं आप सब बच्चों? शुरू करते हैं। हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आज करने वाले हैं। बोर्ड्स के लिए रिवीजन जरूरी है। जो चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं चांसेस है कि भूल गए होंगे, है ना। अगर सारी जरूरी चीजें एक ही जगह आ जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो चलिए फिर, आई एम हियर टू गिव यू दैट पुश विच इज रिक्वायर्ड बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा चैप्टर एक ही जगह आज आपको मिलने वाला है बच्चों। तो तैयार हो जाइए और जल्दी से चैप्टर के नाम को समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है जानना है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को डिटेल में समझते हुए इनके अलग अलग प्रकार को देखना है। So students, before we start today's class, I would like to just quickly remind you कि हमें यंगर क्लासेस में हमने सीखा है कि कैसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। You guys remember this thing? There are two types of changes, physical change and केमिकल चेंज। याद है ना ये बात आपको? ये चेंज ही तो प्रकृति का नियम है। इसी चेंज को समझना है हमें हमारे मैटर आसपास में, सराउंडिंग्स में जो मैटर मौजूद है वो किससे बना है और कैसे नई नई चीजें प्रोड्यूस हो रही है, यही जानना है इस चैप्टर में। सो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन केमिस्ट्री। वी आर गोइंग टू डिनोट देम थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। हम प्रॉपर्टीज चेंज होती है चीजों की, उन्हें हम डिनोट करेंगे विद अ केमिकल रिएक्शन। तो अब जब हम जान गए हैं कि फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज, पूरी कॉम्पोजिशन ही बदल जाती है, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है और वो परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो अब वक्त आ गया है इन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बदलते हुए इन चेंजेस को समझने के लिए केमिकल रिएक्शन को समझा जाए। एग्जैक्टली ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो अब जब हमने बेसिक टॉपिक्स को याद कर लिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, तो जल्दी से बताइए मुझे, हमारे आसपास एवरीडे लाइफ में कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं? बहुत सारे। कुछ जल रहा है वो भी केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। टेस्टी टेस्टी कुकीज हम खाते हैं, ब्रेड हम खाते हैं, वो भी तो केमिकल रिएक्शन ही है बच्चों। सो हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। बैटरीज में देखते हैं, वॉशिंग ऑफ आवर हैंड्स इनमें देखते हैं, रस्ट फॉर्म होने में जंग जब लग जाता है, और याद होगा ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है बच्चों, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही तो है। हम इन सभी केमिकल रिएक्शंस को समझने वाले हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं, हमारे आसपास जो होते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिनोट करें, कैसे एक्सप्रेस करें, यही समझना होगा। सो आसपास की दुनिया को समझने के लिए ही क्लास 10th का ये पहला चैप्टर करवाया जा रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। सो नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे आसपास ऑलमोस्ट हर जगह जहां हम देखेंगे कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हम देख सकते हैं। या तो फिजिकल चेंज हुआ है या फिर केमिकल चेंज, राइट? तो अब बारी है हमें समझने की व्हाट इज एग्जैक्टली अ केमिकल रिएक्शन एंड देन व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। कुछ टूट के बिखर गया, कुछ नया बन गया, कुछ पुराना जैसा ना रहा, इन सभी चीजों को समझना होगा। पता कैसे चले कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है? केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन क्या है?
केमिकल रिएक्शन में कौन कौन भागीदार है? चलिए जल्दी से जान लेते हैं व्हाट इज एक्जैक्टली अ केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल है बच्चों, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। नई चीजें बनेंगी विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ जब नई चीजें बन जाएगी, वही तो है हमारा केमिकल रिएक्शन। नई चीज बनी, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई, पहले जो सब्सटेंस था वैसा नहीं रहा। ये फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज का बदल जाना ही है केमिकल रिएक्शन। और एक इंटरेस्टिंग सी बात है, वो बात ये है कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। कुछ नया सा एलिमेंट नहीं होने वाला, जो एलिमेंट पहले था उसके एटम्स फिर प्रोडक्ट साइड में भी उसी एलिमेंट के एटम्स होने वाले हैं बच्चों। ये बात हमें समझनी होगी। क्लियर है ये बात? अगर आपने अभी समझा होगा कि अगर एलिमेंट के एटम वही रहेंगे तो फिर बदलेगा क्या? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होगा बच्चों कि एटम्स रीअरेंज हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे एक दूसरे से। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या होने वाला है? रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो क्लियर है केमिकल रिएक्शन क्या है? जिसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है सब्सटेंस की, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसमें एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। तो फिर होगा क्या? सिंपल, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल अकर। हाँ या ना? एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, ए बी प्लस सी इज गिविंग यू ए प्लस बी सी। आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर ए बी सी, देखो ए बी और सी हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ है, बट फर्क क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया है। देखिए कैसे, ए बी प्लस सी, बट वेयर यहाँ पर ए प्लस बी सी। rearrangement of atoms have occurred. This is nothing but a chemical reaction. So students, अब जब हम समझ गए हैं कि chemical reactions क्या है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी और बहुत आसान सी बात समझ लेते हैं। बच्चों, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चीजें, कुछ सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में। उसका एक नाम तो होना ही चाहिए, हाँ या ना? वही नाम है रिएक्टेंट्स। The substances which take part in a chemical reaction are nothing but reactants. और फिर जो रिजल्ट आएगा, नए सब्सटेंसेस जो फॉर्म होंगे वो बन जाएंगे प्रोडक्ट्स, हाँ या ना? सो जब हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तभी जाके तो प्रोडक्ट्स बन पाएंगे, हाँ है ना? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अंडरस्टूड, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स, जो रिजल्ट आएगा, जो सब्सटेंसेस रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे वह है हमारे प्रोडक्ट्स। क्लियर? और बच्चों याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि एक ही रिएक्टेंट हो, एक ही प्रोडक्ट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, बीच में प्लस साइन लग जाएगा, सिंपल। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट इन अ रिएक्शन वी हैव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अब बताइए, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है? ए बी और सी, दो रिएक्टेंट्स है, ए बी और दूसरा है सी। प्रोड्यूस क्या हुआ है? ए प्लस बी सी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी दो है, ए और बी सी, हाँ या ना? समझ गए हैं अभी आसानी से रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है? वेल डन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ एंड अंडरस्टैंड हाउ डू वी नो, पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं, मैं क्या देख के डिसाइड करूं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? सो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन 2 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पता कैसे चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, जल्दी से बता देती हूं मैं आपको। हमें 5 चीजों से, कितनी? 5 चीजों से ये पता चल जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। कौन सी है वो 5 चीजें? बहुत सिंपल, चेंज इन स्टेट, स्टेट का बदल जाना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। स्टेट चेंजेस, इट मींस केमिकल रिएक्शन हैव अकर्ड। ओके, पानी का भाप बन जाना भी एक केमिकल रिएक्शन है, पानी का बर्फ बन जाना भी एक केमिकल रिएक्शन है। स्टेट चेंज होना इस साफ साफ हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ। और एक चीज है, चेंज इन टेम्परेचर, पहले जो टेम्परेचर था वो बाद में रिएक्शन के बाद चेंज हो जाता है। सो टेम्परेचर चेंज से भी पता चल जाएगा कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना। अगर कहीं गैस रिलीज हो रही है इसका मतलब यही हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर? एंड देन कम्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, यंगर क्लासेस में आपने जरूर सीखा होगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है।
प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बॉटम में, हाँ या ना, बॉटम में जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल होता है वो जाकर नीचे कलेक्ट हो जाएगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। और एक सबसे आसान, सभी जानते, अगर कलर बदल गया तो साफ साफ ये समझ आ ही जाना है कि भाई केमिकल रिएक्शन कुछ तो हुआ है जिस वजह से कलर बदल गया, हाँ या ना। एग्जाम्पल्स बताऊं, बहुत आसानी से समझ जाओगे। चेंज इन कलर, लोहे पे जंग लग जाता है, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाता है लोहे पे, होता है कि नहीं, कलर बदल गया। तो कॉमन यूज एग्जाम्पल है हमारे आसपास जिसे हम देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर। मैं आपको एग्जाम्पल्स और बताऊंगी जिससे हमें पता चले चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे मैम ये सब हम कैसे याद रखें, इसको हम समझे कैसे? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में दे रखी है एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड इट। मैं आज आपको शॉर्ट में सारी एक्टिविटीज भी कवर करवाऊंगी बच्चों। तो चलिए फिर पहले हम देखते हैं पहली एक्टिविटी। याद रखिएगा, एक्टिविटी जब हम करते हैं तो बड़े ध्यान से करते हैं ताकि हम अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए और हमारे आसपास जो है उनको भी नुकसान ना पहुंचाए। लैबोरेटरीज में आपने भी जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी की होगी बच्चों। तो पहली एक्टिविटी जिससे कुछ इंटरेस्टिंग पता चलने वाला है, जो हमें पता होना चाहिए, बता दूं फिर वो क्या है? बहुत ईजी है बच्चों, बहुत इजी है। पहली एक्टिविटी हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की है। इस एक्टिविटी में थोड़ा ध्यान से हमें काम करना होता है क्योंकि बर्निंग इन्वॉल्व है। हम क्या ले रहे हैं? एक मैग्नीशियम रिबन। क्या लेंगे हम? मैग्नीशियम रिबन को हम ले लेंगे और फिर उसे जलाना शुरू करेंगे। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर। ओके, अब पकड़ेंगे कैसे उसको? केमिकल लैबोरेटरीज में टोंग्स होते हैं जिससे हम आसानी से उसे पकड़ लेंगे। और जो मैग्नीशियम रिबन की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर तक की हम ले सकते हैं। क्लियर? क्या हुआ? 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन ले लिया, टोंग से उसको पकड़ लिया, साफ नजर आ रहा है इमेज में, और फिर उसको बर्न करना शुरू कर दिया। और तब होगा क्या? क्या देखेंगे हम? मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है। जो हम ऑब्जर्व करेंगे ना बच्चों, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत प्यारी और अनोखी चीज देखने वाले हो आप, और वो ये है, इसको समझने के लिए चलिए क्यों ना खुद अपनी आंखों से देखा जाए। देखिए जरा कैसे मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो क्या होता है। देखिए रिबन बर्न हो रहा है एंड आप साफ नोटिस कर पाओगे कैसे व्हाइट लाइट हो रही है, डैजलिंग व्हाइट लाइट, चमकने वाली लाइट। हम साफ साफ नजर आ रहा है कि लाइट यहाँ पर नजर आ रही है। और बच्चों प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, राख हो जाएगा जलकर मैग्नीशियम रिबन, और वही तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या किया हमने? रिएक्टेंट्स में क्या क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। हीट करेंगे ऑक्सीजन, ओके। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने रिएक्टेंट साइड में ले लिया। फॉर्म क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है। Mg + O2 इज गिविंग यू MgO। इक्वेशन को बैलेंस कर दो। यहां पर नंबर 2 तो लगना ही है, राइट, बिकॉज हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और जब मैग्नीशियम 2 हो गए हैं तो यहां पर भी मैग्नीशियम 2 होने तो बनते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हैज गिवन यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। हुआ है कि नहीं? एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। और हमने देखा कि जब वो हीट हो रहा है, देखा हमने कैसे लाइट प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी रिलीज हुई, देखा हमने। चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है ना, उनको यहाँ समझ रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हाँ एक रिएक्शन हो रहा है, राइट। अगला रिएक्शन देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम क्या करने वाले हैं? एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन हम ले रहे हैं? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। और फिर उसमें ऐड कर दिया पोटेशियम आयोडाइड। 2 चीजें ऐड कर दी गई है। कौन सी है वो 2 चीजें? सिंपल है, लेड नाइट्राइट, हम ऐड कर रहे हैं लेड नाइट्रेट और फिर पोटेशियम आयोडाइड। और जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो होगा क्या बच्चों? लेड आयोडाइड बन जाएगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। एंड साफ हम देख सकते हैं कि कैसे अलग कलर यहाँ पर नजर आएगा आपको रिएक्शन में। सो बच्चों चेंज इन कलर विल आल्सो बी नोटिस्ड ओवर हियर जब ऐड किया जाता है। सो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा। ये कैसा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, आगे जाकर वो भी बताऊंगी मैं आपको। याद रखिएगा इस रिएक्शन को, बड़ा जरूरी है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी पूछा जाने के चांसेस है। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे इस एक्टिविटी में हमें नजर आ रहा है कि हमने 2 चीजों को ऐड करने पर कितना हमें अलग
हमारा यहाँ पर बच्चों प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए। किसके लिए लिखेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी से। ये सारी एक्टिविटीज हमें इसीलिए करवाई जा रही हैं ताकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और अच्छे से समझ आ जाए। और ये बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके बारे में मैंने मेरे पहले वीडियोस में क्लियरली विथ वीडियो समझा रखा है बच्चों, तो जल्दी से बता देती हूँ। हमें क्या करना है? जिंक ग्रैन्यूल्स को लेना है, जिंक ग्रैन्यूल्स को, ठीक है। उनको क्या किया हमने? अच्छे से कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया। कोनिकल फ्लास्क क्या होता है? साफ नजर आ रहा है हमें। जिंक ग्रैन्यूल्स को डालने के बाद उसमें ऐड किया जाएगा एसिड। कौन सा एसिड? हमारा प्यारा सल्फ्यूरिक एसिड। सभी जानते हैं उसको, है ना। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है ये। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ऐड कर दिया जिंक ग्रैन्यूल्स में। संभाल के ऐड करेंगे क्योंकि एसिड के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद होगा क्या बच्चों? जब एक एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया गया है जिंक ग्रैन्यूल्स में, Zn + H2SO4 क्या फॉर्म होगा? यहां फॉर्म होने वाला है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहां क्या फॉर्म होगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। किस टाइप का रिएक्शन है ये भी हमें पता होना चाहिए बच्चों। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आगे मैं आपको जरूर समझाऊंगी। अभी के लिए इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो मैंने आपको समझाया है। अब आप बोलोगे मैम अब क्यों बताया आपने ये? मैंने ये रिएक्शन तुम्हें इसीलिए अब बताया है ताकि आप गौर से देख सको चेंज इन टेम्परेचर। जब ये रिएक्शन होगा ना, शुरू करने से पहले और रिएक्शन होने के बाद गौर से एक चीज देखने लायक है, और वो है कोनिकल फ्लास्क को टच करके देखिएगा। वहां पर आप नोटिस करोगे कि टेम्परेचर बदल गया है। क्लियर? इस रिएक्शन पे सवाल आने की पूरे चांसेस है एग्जामिनेशन में, सो प्लीज गेट दिस पॉइंट क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया, बन गया हमारा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम समझ चुके हैं। दोबारा से जल्दी से बता देती हूँ। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। 3 चेंजेस है, कलर, टेम्परेचर और स्टेट। और 2 चीजें अलग है, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये 5 चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में। अब बारी आ गई एक इंटरेस्टिंग से वर्ड को जानने की। अब तक हमने, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन तो जान लिया, तो चलिए फिर इक्वेशन ने क्या बुरा किया है अपना, इसको भी जान लेते हैं। बड़ा आसान है बच्चों, डोंट वरी एट ऑल। केमिकल इक्वेशन क्या होगा? केमिकल इक्वेशन में हम हमारे जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है ना, उनको सिंबल्स के माध्यम से, केमिकल फॉर्मूला के माध्यम से लिखेंगे। किसके माध्यम से? सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला के माध्यम से। अब आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा अगर मैंने सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले यूज किए, नाम से वर्ड में लिखा तो? बहुत सिंपल है बच्चों, जब आप सिर्फ वर्ड्स में लिखो तो वो बन जाएगा वर्ड इक्वेशन। क्या बन जाएगा? वर्ड इक्वेशन। जैसे कि यहां पर देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या बना ये? वर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि साफ साफ वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आपको समझ आया होगा कि वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में बदला जा सकता है। कैसे बदलें? बहुत इजी है, सिंबल लिख लो, केमिकल फॉर्मूला लिख लो। जिंक का सिंबल क्या है? Zn। और सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला बन जाता है H2SO4 एंड व्हाट विल बी फॉर्म्ड? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो अब आप साफ साफ समझ गए हो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है और वर्ड इक्वेशन क्या है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। अब जब हम समझ गए हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या है, तो चलिए जरा आगे बढ़ा जाए, कुछ और इंटरेस्टिंग और जरूरी चीजें सीखी जाए। और वो ये है, एक केमिकल इक्वेशन को, एक रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। इस रिएक्शन में और काम की चीजें और इंफॉर्मेशन देनी है मुझे। कैसे दूं मैं इंफॉर्मेशन? पहला तरीका है रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का, और वो है टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। हमें फिजिकल स्टेट बता देना चाहिए रिएक्टेंट्स का। जैसे कि फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। और बच्चों अगर पानी में मिला हुआ हो कुछ तो उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं एक्वियस। AQ से डिनोट किया जाता है, एक्वियस। पता होगा आप सभी को, ये याद है ना? स्पेसिफिकली वीडियो में पहले स्टार्टिंग में डिटेल में करा रखा है बच्चों। नेक्स्ट, एक तरीका हो गया फिजिकल स्टेट बता दिए। दूसरा तरीका,
और भी आसान हीट चेंजेस बता दिए, हीट रिलीज हुई या हीट जनरेट हुई, ये बात साफ साफ समझा देना रिएक्शन में। अगर हीट रिलीज हुई है तो प्लस कितनी हीट वो मेंशन कर सकते हैं हम लोग, रिएक्शन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा सिंबल से डिनोट किया जाता है हीट को। ओके स्टूडेंट्स, हीट चेंजेस हम समझा सकते हैं। और तीसरी और इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई रिएक्शन होने के लिए अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो कि उसी कंडीशन से ही, उसी कंडीशन में ही ये रिएक्शन होगा, तो वो कंडीशन मेंशन करना तो बनता है, हाँ या ना। तो हम इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक तरीका है स्टेट्स बता दिए फिजिकल हमारे, और दूसरा तरीका है कि हम बहुत साफ साफ हीट चेंज को मेंशन कर दें। एंड देन द इंटरेस्टिंग पार्ट विल बी टू टेल द कंडीशंस। अब आप बोलोगे मैम कैसे करें, एग्जाम्पल दे देती हूँ, कहानी समझ जाओगे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, फोटोसिंथेसिस सभी जानते हैं, प्लांट्स खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और वही प्लांट्स तो हमें खाना देते हैं। फोटोसिंथेसिस बहुत छोटी क्लास में सीख लिया होगा आपने, द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। और एक बात याद होगी, बचपन में टीचर ने जरूर पूछा होगा कि फोटोसिंथेसिस की कंडीशन क्या है, और हम क्या कहते हैं, सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल भी। तो वही बात हमें करनी है। देखो साफ नजर आ रहा है कि रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो सनलाइट और क्लोरोफिल मेंशन्ड है, इनके प्रेजेंस में ही रिएक्शन पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे CO2 और H2O कंबाइन होते हैं एंड देन वी गेट ग्लूकोज, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। साथ में क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी साथ निकलेगा। तो ये होगा हमारा फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन। इसमें गौर से देखने वाली एक इंटरेस्टिंग बात है, हर एक सब्सटेंस के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या है वो, देखिए CO2 एक्वियस AQ, H2O लिक्विड, पानी लिक्विड होता है, फॉर्म क्या हुआ, ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, पानी H2O लिक्विड रिलीज हुआ है। ब्रैकेट्स में हम फिजिकल स्टेट मेंशन कर रहे हैं कि नहीं, और साफ साफ हमने बताया कि किसकी प्रेजेंस में कंडीशन क्या है रिएक्शन के लिए, देख लिया होगा आपने, है ना। अब एक और एग्जांपल बता देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल नाम के सब्सटेंस को फॉर्म करने का रिएक्शन है, उसमें साफ साफ मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन पे होगा, 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 340, और जो सब्सटेंस है जिंक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, दोनों में से हम यूज करेंगे, हाँ है ना। तो इस रिएक्शन को देखो गौर से, कैसे साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने ब्रैकेट्स में स्टेट्स भी मेंशन किया है और कंडीशन भी, राइट। अब आप समझ गए हो केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, बहुत जरूरी है। आगे जाके हर साल केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे रिएक्शन लिखने पड़ेंगे, और रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन को कैसे लिखना है, ब्रैकेट में क्या चीज मेंशन्ड है, एरो मार्क के ऊपर क्या चीज मेंशन्ड है, ये सब पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों केमिस्ट्री। अगर डाउन एरो हो तो क्या होगा, इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, हाँ है ना। अगर डाउन एरो नजर आए और अगर अप एरो नजर आए तो गैस इवॉल्व हो रही है, राइट स्टूडेंट्स, यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड। जब मैंने कहा एनर्जी, रिएक्शन में हीट चेंज हो रहा है, मतलब एनर्जी का फेरबदल हो रहा है, तो बच्चों एनर्जी जब होगी तो कैसे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, ये बात पता होनी जरूरी है। एग्जाम में सवाल आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत आसान है। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, तो हीट रिलीज हो जाएगी, तो उस रिएक्शन में जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी उसे कहेंगे एंडोथर्मिक, और अगर रिलीज हो रही है तो क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, अंदर, तो एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पर हीट, और यहाँ पर रिलीज बाहर निकलेगी, एक्सो मतलब बाहर निकलना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एब्जॉर्ब मतलब एंडो अंदर एब्जॉर्ब हो रही, रिलीज को हम इवॉल्व भी कह सकते हैं, हाँ है ना। Be very careful about this. Endothermic reaction, the reaction in which heat is absorbed. Okay? Energy is absorbed. Whereas यहाँ पर energy is released out. उसे हम कहेंगे exothermic reaction. Okay? Endothermic और exothermic को डिटेल में जानकारी जाननी जरूरी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। बेसिक डिफरेंस मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ जाए फिर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को समझ ही गए हो, तो अब बारी है इन केमिकल इक्वेशंस के बारे में जो हमने जाना है, उन इक्वेशंस के बारे में और डिटेल में और बारीकी में जानने का।
You know what is a chemical reaction, you know what is a chemical equation, you know how to make that informative. And now the time have come to know balanced and unbalanced chemical equation. एक इंटरनल में सवाल आएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कहोगे, बताइए जरा। एक नाम है बच्चों, स्केलेटल इक्वेशन को कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल मतलब, स्केलेटन क्या होता है, बायो में सबने सीखा, हड्डियां है ना, ढांचा, बट वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, इसलिए स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं उसको। क्या कहेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। ओके, जो अनबैलेंस्ड होगा उसे स्केलेटल कहा जाएगा, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और अगर बैलेंस्ड हो तो बिल्कुल एक इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। उसमें क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब दोनों तरफ मास दोनों तरफ सेम हो जाएगा। मतलब देखिए, मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट्स का टोटल मास सेम होगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स विल बी सेम। ये बात समझनी है हमें। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ऐसे बैलेंस करना जरूरी है केमिकल इक्वेशन को, और बच्चों बैलेंस करना इक्वेशन को आना बड़ा जरूरी है। आगे जाकर हमेशा केमिस्ट्री में ये करना ही है। अब आप बोलोगे मैम कैसे करें, अनबैलेंस्ड हो तो कैसे, बैलेंस्ड को क्या है, क्या कहानी है, कैसे समझे। एक बात दिमाग में फीड कर लो, क्या है वो, ये नोट है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। देखिए, एक रिएक्शन में वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ या ना। सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स are equal, we can say that balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and products. सेंटेंस देख के घबराना नहीं है, यहां पर इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा, हमारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होगा। केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होगा बच्चों। यू शुड नो दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, क्लियर है। तभी तो मास भी हमें देखना है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो चलिए फिर चेक करा दूं, समझा दूं आपको मैं रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं और अनबैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन चेक कैसे किया जाए। देखिए बताती हूं मैं आपको। एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ के जो एटम का नंबर होगा ना, वो अलग अलग होगा। देखिए, नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड देखिए नाइट्रोजन एक ही है। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए 3 है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स मैच नहीं कर रहे, इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है बच्चों। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस इसे करना पड़ेगा। तो आप समझ जाओ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम नहीं हुए तो इसका मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है और हमें इसे बैलेंस करना होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, अरे भाई रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, ये तो समझ गए, नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ अलग अलग है, साफ पता चल गया। फिर बैलेंस कैसे करें बच्चों, बैलेंस करने का तरीका बता दिया जाएगा आपको। कुछ रिएक्शंस कर लेंगे बैलेंस तो समझ जाओगे। सबसे पहले दिमाग में ये बात फीड करो कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो तरीका यूज करेंगे उस तरीके को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। नंबर ऑफ एटम्स लगा लगा के चेक करने पड़ेंगे, जो सूटेबल है वो सेट हो गया। ठीक है, आपको एग्जाम में एक रिएक्शन दिया जा सकता है बैलेंस करने के लिए। ओके, यू विल बी गिवन अ रिएक्शन टू बैलेंस। बैलेंस करने से पहले ये देखिए कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं। देखते हैं, कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उन सब के एटम्स देखो। यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है, देखिए जिंक इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, सल्फर इन्वॉल्व है और हमारा प्यारा ऑक्सीजन भी, हाँ या ना। सो बच्चों, हमें बस इतना गिनना है कि दोनों तरफ कितने नंबर ऑफ एटम्स है, जिंक के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने, सल्फर के कितने और ऑक्सीजन के कितने। लेफ्ट हैंड साइड में देख लो, राइट हैंड साइड में देख लो। लेफ्ट हैंड साइड में एक जिंक है, इस तरफ भी एक जिंक है, दोनों तरफ एक एक। वेयरएज हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम है। और अब बारी सल्फर की, एक सल्फर और राइट हैंड साइड में भी एक सल्फर। वेरी गुड। एंड देन कम्स ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन।
LHS और RHS दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स देखे, दोनों तरफ देखा, साफ नजर आ रहा है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है बच्चों? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिट एंड ट्रायल मेथड की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पे साफ पता चल गया कि ये इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि LHS और RHS दोनों में ही सेम नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है। क्लियर है ये बात? नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलिए फिर एक और रिएक्शन देखो। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। इस रिएक्शन को गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स देखो और फिर उसको बैलेंस कर दो। बच्चों एग्जामिनेशन में एक रिएक्शन आने के पूरे चांसेस है बैलेंस करने के लिए। हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए। देख लो, LHS लिखो, RHS लिखो, देखो कितने एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। आयरन एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के भी एटम्स है। आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन 1 एंड राइट हैंड साइड में 4। तो साफ नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन्स तो बैलेंस्ड है, whereas आयरन एंड ऑक्सीजन आर नॉट बैलेंस्ड। अब क्या किया जाए? कुछ सेटिंग बिठानी पड़ेगी कि चारों ये जो हमारे तीनों जो एलिमेंट्स यहाँ पे जो यूज्ड है, इन सभी को हमें बैलेंस करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम चीजें होनी चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर 3 आयरन है या नहीं? तो इस तरफ भी 3 कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो गौर से नेक्स्ट पार्ट देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, मेरा यहाँ पर तो 4 है, तो इधर 4 लगा दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखो, 4 2 8, यहाँ पे तो 2 ही है, तो फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया नंबर 4। अब दोबारा चेक करो, आयरन कितने हैं? 3 है, यहाँ पर इस तरफ भी 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, यहाँ पर इस तरफ भी 8 है। और ऑक्सीजन देखो, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। तो हमने ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दिया। ओके, सबसे पहले आप मेटल को करिए बैलेंस और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। चलिए फिर, अगर समझ ही गए हैं तो अब जरूरी काम करने का वक्त आ गया है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये जानने के बाद नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे कौन से हैं, क्या उनके नाम है, कैसे वो होते हैं, ये जानना होगा। स्टूडेंट्स, अगर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को समझना है तो ये बात दिमाग में फीड करो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंड वी आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। अच्छे से रिवाइज कर लिया है सब कुछ, तो अब चलिए फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी नाम बता दीजिएगा, याद है आप सभी को, मैंने ऑलरेडी करा रखा है। जल्दी से नाम बताओ, टर्म्स बताओ क्या क्या है। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन, थर्ड कम्स डिस्प्लेसमेंट, एंड देन नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड नंबर 5 रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ये 5 नाम दिमाग में फीड है कि नहीं बच्चों? ऑलरेडी आपने चैप्टर कर रखा है, बहुत बार मेरे लेक्चर्स भी आपने देख लिए होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है इन टाइप्स को जल्दी से रिवाइज करने का। इनमें से सवाल आते हैं बच्चों, हर टाइप पे सवाल आ सकता है। रिएक्शन देख के पूछेंगे कौन से टाइप का रिएक्शन है बता दीजिए। ठीक है, आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखने को कहा जा सकता है। सो हर रिएक्शन को घोट के पीना होगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए विद एक्टिविटीज एक एक तरह के रिएक्शन को समझा जाए। पहली बारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, बड़ा आसान है, नाम में लिखिए कहानी पूरी। कॉम्बिनेशन, मिल जाना, कंबाइनिंग, सो नथिंग बट यहां पर सब्सटेंसेस होंगे जो कंबाइन हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं। 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म 1 सब्सटेंस। कितने कंबाइन हो जाओ, जब बनेगा तो एक ही बनेगा, याद रखिएगा। सिंगल सब्सटेंस बनेगा बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पर, सिंगल सब्सटेंस। 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म 1 सब्सटेंस, याद रहेगी ये बात। देखिए, हम एक सब्सटेंस बनाएंगे, कितने भी हम रिएक्टेंट्स ले लें, जो रिजल्ट होगा वो एक होगा, और इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइन होंगे और एक सब्सटेंस को यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आप बोलोगे मैम नाम से, कॉम्बिनेशन से याद तो रहेगा कि चीजें कंबाइन होंगी और एक सब्सटेंस बनेगी, क्यों ना जरा डिटेल में समझा दो। अरे ये लो, फिर देरी ना करते हुए मैं आपको एक्टिविटी के साथ समझा देती हूँ।
एक्टिविटी 1.4 है हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, जो साफ साफ दिखाती है कि कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। बहुत आसान है बच्चों। क्या हो रहा है देखिए, हम क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे। किसको लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड को। पता है कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है? पता है ना, क्विक लाइम कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है बच्चों? क्विक लाइम। उसको ले लिया बीकर में और उसमें मिलाया हमने पानी, एड वाटर टू इट। ठीक है, हमें सिर्फ इतना करना है, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाना है और फिर देखना है क्या होगा। यहां पर बच्चों एक सब्सटेंस फॉर्म होगा जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को आप पता है कहां यूज कर सकते हो? अगर एग्जाम में पूछा जाए चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल लिखो, तो ये रिएक्शन यूज कर सकते हो आप। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला देते हैं, अगर बाद में रिएक्शन के कुछ देर बाद अगर ध्यान से अगर हम बीकर की तरफ जाएं, उसको टच करके देखें, तो टेम्परेचर में आप खासा फर्क महसूस करोगे। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, CaO, मिलाया क्या? पानी, बना क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ये बात? इसमें कोई शक ही नहीं है। तो साफ नजर आया, दो चीजें मिली और एक नई चीज बन गई। रिएक्शन क्या हुआ? ये बन गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बन गया बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। चीजें मिली और एक नई चीज बन गई, सिंपल। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए और अब हम बात करें एक इंटरेस्टिंग सी बात की। ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। और ये इंटरेस्टिंग बात सिर्फ हमारे लिए एक नई चीज जानना ही नहीं, बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऑरेंज कलर के बॉक्स में ये मेंशन्ड है। और बच्चों, हमारे जो बोर्ड एग्जामिनर्स होते हैं, जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए पेट क्वेश्चंस होते हैं, इसी में से बनते हैं जो ऑरेंज बॉक्सेस होंगे। आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोस ऑरेंज बॉक्सेस इन आवर वन शॉट वीडियो, है ना बच्चों। चलिए फिर, ये चैप्टर का इकलौता ऑरेंज बॉक्स जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जरूरी है और काफी काम की चीज है, बता दूं। चलिए फिर देखिएगा कि यहां पर जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ ना, उसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता तो है, दूसरा नाम स्लेकेड लाइम। क्विक लाइम जब पानी में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? स्लेकेड लाइम बन जाएगा। तो इस स्लेकेड लाइम को पता है कहाँ क्या किया जाता है? CO2 में पास किया जाए। किसमें? CO2। देखिए, स्लेकेड लाइम को जो हमारे पिछले रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था, उसको लिया गया और वो बच्चों पता है कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। स्लेकेड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। क्लियर? इसको अगर हम स्लोली, हमारे स्लेकेड लाइम को जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, उसको हम CO2 में मिलाएं तो क्या होगा? हवा में, एयर में जब थिन लेयर फॉर्म होगा बच्चों, और वो लेयर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या होगा? ऑन द वॉल्स कैल्शियम कार्बोनेट लेयर इज फॉर्म्ड। इसीलिए व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। समझ रहे हो आप ये बात? वो लेयर फॉर्म होगा ना, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। ये एक चमक लाता है हमारी दीवारों पे। क्लियर है ये बात? 2-3 दिन बाद, अचानक से नहीं होता। ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर धीरे धीरे फॉर्म होगी बच्चों, ओके? धीरे धीरे फॉर्म होगी ये लेयर। एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। क्या है? एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल बताओ। नोट कर लो, क्या है? CaCO3। ये रिएक्शन हमारे दिमाग में फीड होना बड़ा जरूरी है। हमें स्लेकेड लाइम मिला, कहां से मिला? पिछले रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल से, एक्टिविटी से सीखा ना हमने, उसे जल्दी से CO2 से पास कर दिया हमने, और जो फॉर्म हुआ वो है कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में पानी भी होगा बच्चों। तो साफ साफ समझ गए होगे आप कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। क्लियर है ये बात? व्हाइट वॉशिंग में ये यूज होगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को है समझा, तो समझा जाए डीकंपोजिशन रिएक्शन को। ये बड़े काम की चीज है, बहुत जगह इसकी वजह से फायदा महसूस करोगे आप। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है? अरे बच्चों, याद है कि नहीं, बताया था कि कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिर्फ इतना याद रखो कि डीकंपोजिशन सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कॉम्बिनेशन का उल्टा। डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट। क्या हुआ था कॉम्बिनेशन में? 2-3 चीजें मिली थी, 2 से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं और एक चीज बन जाती है। तो फिर उसका उल्टा क्या होगा? एक चीज बिखर जाएगी और बहुत सारी चीजों में
ठीक है, एक चीज बिखर जाएगी बहुत सारे अलग अलग चीजों में। यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अलग अलग प्रकार के डिकम्पोजिशन होते हैं। ये टूटना बिखरना अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है बच्चों। डिकम्पोजिशन कैन बी डन बाय डिफरेंट मीन्स। बिजली पास करके कर लो, लाइट पास करके कर लो, हीट पास करके कर लो। बच्चों ये डिकम्पोजिशन को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जरूरी भी। तो चलिए फिर बता देती हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक कंपाउंड बिखरेगा। क्या होगा? एक कंपाउंड बिखरेगा और अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा, ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। रिएक्शन का एग्जांपल देख लो, आसानी से समझ जाओगे। देखो ए बी नाम का कंपाउंड था जो बिखर गया ए और बी में। बिखरा कि नहीं? इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। बड़ा आसान है ये तो, है ना। चलो फिर थोड़ी एक्टिविटी की जाए, कुछ एग्जाम्पल देखा जाए ताकि आसानी से चीजें समझ आ जाए। देखिए जो हमारा CaCO3 है, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, जो मैंने बताया था कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला है, इस CaCO3 को अगर हीट करो, मैंने कहा था ना टूटेगा। हमने यहाँ यूज किया है हीट। हीट करने पर, बर्न करने पर क्या होगा? जो होगा वो यही है कि वो रिएक्शन का ऑपोजिट, बच्चों जो मैंने कॉम्बिनेशन में सिखाया था जो रिएक्शन, उसी का ऑपोजिट यहां हो रहा है। गौर से अगर हम देखेंगे तो देखिए CaCO3 क्या हो रहा है? हमारा क्विक लाइम और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पर। ठीक है, इसकी कितनी अहमियत थी CaCO3 को बनाने के लिए? वही हुआ, फिर स्प्लिट अप हो गया Ca और CO2 में। कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है, समझ गए हो आप? उसी रिएक्शन को उल्टा लिखा गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ जाइए फिर। नाउ एक और इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन डिकम्पोजिशन को समझने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एक सब्सटेंस कैसे टूट के बिखरेगा देखना। यहां पर भी हम जो करेंगे वो होगा हीट। एक्टिविटी दे रखी है किताब में, सिंपल हमें लेना है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। किसके लेंगे हम? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। 2 ग्राम ले लीजिए। 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ट्यूब में ले लिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। पहले फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर देखो, उसको बॉईल करना शुरू करो, स्पिरिट लैम्प से हीट करना है ना। तो जब हीट करेंगे तो ध्यान से देखना, कलर बदल जाना है। चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो सकता है ये। क्या होगा? फेरस सल्फेट हीट होने पर बिखर जाएगा टुकड़ों में, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या बन रहा है? Fe2O3, SO2 और SO3। गैस रिलीज हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल हो सकता है ये। गैस इवॉल्व हो गई है और जो सॉलिड बना है वो है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? फेरस सल्फेट से कैसे फेरिक ऑक्साइड आ गया है। देखा आपने कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, कैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स बिखर के ऐसे अलग अलग चीजों में बन गए। तो आप समझ ही गए होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ या ना। एक और रिएक्शन दिखा दिया जाए डिकम्पोजिशन का, हीट करने पर ही। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बार बार आप कह रहे हो मैम हीटिंग हीटिंग हीटिंग, इसका कोई नाम ही रख लो। चलो रख दिया नाम, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट करने से जो डिकम्पोजिशन होगा उसका नाम दे रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम है बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो रिएक्शन जहां पर डिकम्पोजिशन होगा बाय हीटिंग, हीट करने पर जो भी डिकम्पोजिशन होगा बच्चों उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन जहां पर लेड नाइट्रेट बिखर रहा है। क्या हो रहा है? लेड नाइट्रेट बिखर रहा है। इसकी एक्टिविटी किताब में दे रखी है बच्चों। देखिएगा कैसे लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या नए नए पदार्थ फॉर्म होंगे। लेड ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड। कैसे? सिंपल सा काम है, लेड नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब में डाला और उसको हीट करना शुरू कर दिया। सिंपल है, एक्टिविटी में कुछ बड़ी बात नहीं है। लेड नाइट्रेट लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, उसको बर्न करना शुरू कर दिया। तब मिलेगा क्या? व्हाट डू वी सी? वी सी समथिंग डिफरेंट। वी सी 2 गैसेस, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। और जो सॉलिड होगा ना वो होगा हमारा लेड ऑक्साइड, PbO। क्या होगा बच्चों? PbO, लेड ऑक्साइड। क्लियर है ये बात? देखा डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं? मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। यहां पर हीटिंग हो रही है तो ये रिएक्शंस हुए थर्मल डिकम्पोजिशन के। किसके? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? रिएक्शन जरूर याद रखिए, समझिए। एक्टिविटी में बहुत सिंपल है बेटा। एक्टिविटी देख के डर जाते हो आप लोग, डरने की कोई बात नहीं है। बस समझना है कि कौन से सब्सटेंस के साथ क्या हो रहा है। समझ गए तो बात बन गई। क्लियर? चलिए फिर
इस रिएक्शन को हमने समझा कैसे लेड ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये देख लिया है, तो साफ साफ नजर आया कि लेड नाइट्रेट को जलाने पर ये हुआ। अब थर्मल डिकम्पोजिशन तो जान लिया, हीट करने पर कैसे चीजें बिखर रही है ये हमने देखा, हाँ है ना। एक चीज कैसे बिखर के टुकड़े टुकड़े अलग अलग सब्सटेंसेस में फॉर्म हो गई, कैसे स्प्लिट अप हो गई, हीट करने पर ये जाना। तो क्या ये सिर्फ हीट करने से ही होगा? एक और जरिया है और वो है इलेक्ट्रिसिटी पास करके, बिजली को पास करके, दैट विल बी कॉल्ड एज बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। बिजली को अगर हम पास करें चीजों को बिखारने के लिए, तोड़ने के लिए, स्प्लिट अप करने के लिए, तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली है पास करनी। अब आप बोलोगे मैम क्यों? पानी में आप अगर कोशिश कीजिएगा पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, छलनी से छान के हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए? बिजली पास करके हम ये चीज को संभव कर सकते हैं। बाय दिस केमिकल प्रोसेस वी कैन सेपरेट वाटर इनटू टू डिफरेंट थिंग्स। H प्लस OH माइनस आयॉन्स पता होंगे आपको, हाँ या ना। फिर उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, कैसे अलग करेंगे? H प्लस और OH माइनस आयॉन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2O। ये बात तो आप जानते हो। अब हम इन्हें अलग करना होगा। कैसे करें? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। ऑलरेडी क्लास 8 में ये चीज सीख चुके होंगे। क्या होता है देखिए, साफ नजर आ रहा है, एक बीकर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड नजर आते हैं साफ साफ, एक एनोड एक कैथोड। देखा, एनोड है कैथोड है, बिजली पास कर दी उसमें से, हाँ है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बीकर में मौजूद है, दो इलेक्ट्रोड्स है और उसमें से बिजली पास कर दी गई। अब होगा क्या? जैसे ही बिजली अपना काम करना शुरू करेगी, अपनी कारस्तानी शुरू करेगी, तो रिएक्शंस टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन, डीकंपोजिशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस। एनोड पे अलग होगा रिएक्शन, कैथोड पे अलग होगा। एनोड पे कुछ और चीज हो रही है, कैथोड पे कुछ और चीज। बता दूं क्या होगा? जब हम बिजली पास करेंगे ना पानी में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर एसिड डाल रखा होगा, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ही हो सकता है ये काम। ओके, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि बच्चों हमारे क्लास 10th की एक्टिविटी नंबर 1.7 यही है, बिजली में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट किया जाए यही जानना है। डिटेल में समझा रखा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, एसिड डालना पड़ेगा और वो एसिड होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हमें याद रखना है कि हम सिर्फ पानी से बात नहीं बनेगी, एसिड भी डालना पड़ेगा। तो प्लास्टिक मग ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, जो भी आप समझो, उसमें होल्स करके इलेक्ट्रोड्स बन जाएंगे, दो बन गए, और फिर उन्हें क्लोज करना जरूरी है। रबर स्टॉपर से हमने उन्हें क्लोज कर दिया इलेक्ट्रोड्स को, और फिर इंटरेस्टिंग सा काम किया, वो क्या है, बिजली पास कर दी, जिससे खेल शुरू हो जाएगा। और तब क्या होगा, उस मग में, उस बीकर में जो भी हमने लिया उसमें पानी भर देंगे हम, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा ताकि इसकी वजह से काम शुरू हो। दो टेस्ट ट्यूब्स को लो, कलेक्ट भी तो करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ऊपर रख दो। देखो, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो उस कलेक्ट करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब्स रख देंगे। क्लियर है ये बात? समझ गए हो क्या हुआ है? अब देखिएगा कमाल, बिजली को ऑन कीजिए, स्विच ऑन द करंट, एंड देन व्हाट हैपेंस इज अविश्वसनीय, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे काम होना शुरू हो जाएगा। एक जगह होगा ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह होगा रिडक्शन। धीरे धीरे दोनों बूथ्स पे अलग अलग जगहों पर गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों हो रही है? क्योंकि रिएक्शन टेक्स प्लेस, बिजली अपना काम करता है और ब्रेक करना शुरू कर देता है पानी को। और वो कैसे ब्रेक होगा बता देती हूं मैं आपको। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। कहाँ क्या होगा? एनोड पे बच्चों याद रखिए ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आगे उसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड में होगा ऑक्सीडेशन। जो रिएक्शन होगा देखिएगा कैसे कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जो टेस्ट ट्यूब है ना, जो हमने कैथोड के ऊपर रखा था, वहां पे मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस, और वेराज एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और वहां मिल जाएगी ऑक्सीजन गैस। बिखर गए कि नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? क्या किया? बिजली पास कर दी पानी में से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और
तब कमाल हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो गए और ये काम हो गया है बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग दोनों कलेक्ट हो जाएंगे। रिएक्शन बता दूं अगर डिटेल में तो OH माइनस आयन स्प्लिट अप हो जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, पानी और 4 इलेक्ट्रॉन साथ में निकलेंगे। बैलेंस भी कर रखा है मैंने रिएक्शन को ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे और बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। क्लियर, समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बिजली की कमाल से पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने अलग कर दिया, पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उनको स्प्लिट कर दिया, तो हुआ ना ये डिकम्पोजिशन। और क्योंकि बिजली की वजह से हुआ है तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखिएगा, इलेक्ट्रो मतलब बिजली, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। क्लियर, नो कंफ्यूजन एट ऑल। नाउ आगे बढ़ जाइए फिर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, बड़े काम की है, छोटी सी सिंपल सी। करना क्या है, हमें लेना है सिल्वर क्लोराइड। क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड। उसको एक चाइना डिश में डालो, ठीक है, एक छोटी सी कटोरी में चाइना डिश में हमने डाल लिया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, डाल लिया। अब इसे हम रख देंगे सनलाइट में। क्या करेंगे हम, इसको हम रख देंगे सनलाइट में। जब इस चाइना डिश को जिसमें सिल्वर क्लोराइड है उसको रख दिया गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल शुरू हो जाएगा। क्या है वो बताऊं बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में कलर चेंज हो जाएगा हमारे सिल्वर क्लोराइड का आफ्टर सम टाइम। कैसे, क्या होगा, कौन सा कलर होगा, ये बता दिया जाएगा आपको। बच्चों AgCl हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है, इसमें जब सनलाइट पास होता है ना तो वो सिल्वर कलर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, ग्रे कलर में। साथ में निकलेगी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। ये ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर कलर में होना है जो कि ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट के पास करने पर सिमिलरली हमारा सिल्वर अलग निकल आएगा और ब्रोमीन गैस अलग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों ये रिएक्शन में जरूरी इसीलिए कह रही थी, ये जो हो रहा है ना हमारे आसपास, ये क्यों हो रहा है, इसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि बच्चों ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये रिएक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए डीकंपोजिशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कैसे काम आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये रिएक्शन अपने को लिखना होगा। समझ गए हो क्या हुआ है, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में छोड़ दिया, कलर बदल गया, ग्रे कलर बन जाएगा हमारे सिल्वर का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये कहां यूज होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। क्लियर, नो डिफिकल्टी एट ऑल, ग्रेट। देन अब डीकंपोजिशन समझ गए हैं तो अब बारी आ गई है आसान बट जरूरी चीज सीखने की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बच्चों ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में ही काम होने वाला है, प्लेस बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, प्लेस बदल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, उन रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करेंगे जहां एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले लेगा। क्या ले लेगा, देखिए, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट ना दूसरे की जगह ले लेता है। एग्जाम्पल देखो, समझ जाओगे। देखो AB नाम का एक कंपाउंड है, C से मैंने उसको मिला दिया। देखिएगा कैसे ये जो हमारा B है ना, A, B और C साफ नजर आ रहा है। A अलग हो जाएगा और B और C मिल जाएंगे, तो साफ नजर आ रहा है A जो कि B के साथ था, यहाँ उनकी प्लेस बदल गई है। B कहाँ चला गया है, देखो B अलग से C के साथ जुड़ गया है, B यहाँ पर C के साथ जुड़ गया और A अलग हो गया है। डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चों। A की जगह क्या गया, C चला गया, A की प्लेस में C चला गया और C हैव टेकन द प्लेस ऑफ एलिमेंट A। आपके मन में सवाल आएगा, ये C में ऐसा क्या है कि उसने A की जगह ले ली। बच्चों, इट इज अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट टेक्स द प्लेस ऑफ द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। हायर रिएक्टिव एलिमेंट ने लोअर रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लिए। अब आप बोलोगे मैम ये हायर रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव ये क्या चीज है। अरे बच्चों याद होगा, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए इसके लिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक मेटल एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह कैसे लेगा, ये पता होने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आनी जरूरी है। एंड बच्चों मैंने आपको एक निमोनिक भी सिखाया था, आई होप यू रिमेंबर। सबका अलग अलग तरीका है याद करने का रिएक्टिविटी सीरीज को। पहले आप उसे नोट करो और बार बार इसे प्रैक्टिस करो। बहुत काम आने की चीज है बच्चों ये। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसकी जगह ले लेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेगा। इसके लिए मैंने निमोनिक क्या सिखाया था आपको? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि हर गांव आलू अलग पकाता है। याद है? रिमेंबर? सो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा। सबके अलग अलग तरीके रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के, एंड प्लीज रिमेंबर इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, वरना मामला गड़बड़ है। ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं होंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग वंस अगेन। अब देखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज आ गई तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मस्का लगेंगे अपने को। एक एक्टिविटी देख लेते समझ जाएंगे। ठीक है? इस एक्टिविटी में देखिए क्या हो रहा है। यहां पर हमने ले लिए आयरन नेल्स। क्या लिए? लोहे की कील, सभी जानते हैं इसको, और उन्हें हमने साफ अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर दिया, रब कर दिया, और फिर टेस्ट ट्यूब में हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, ए और बी। ईच टेस्ट ट्यूब में क्या है? 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिएगा कमाल की क्या करना है। यहां पर आयरन नेल्स को बांधकर इमर्स कर दिया इनमें। क्या कर दिया? इमर्स कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है? 20 मिनट तक हमने छोड़ दिया। क्या कर दिया? 20 मिनट तक छोड़ दिया। तो बच्चों समझने के लिए कि आयरन नेल के साथ हो क्या रहा है, एक आयरन नेल को अलग से जरूर रखिएगा। कीप 1 आयरन नेल फॉर कंपैरिजन। ओके? जब हम एक आयरन नेल को अलग से रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। 20 मिनट बाद जब हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले कैसा था और 20 मिनट बाद कैसे हो गया, तो अब चौंक जाओगे बच्चों, कलर बदल जाएगा। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली? यहां पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। व्हाट हैपेंस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा? जो आयरन नेल डिप्ड होगी ना, क्या होगा देखो, आयरन नेल पे एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कॉपर की जगह यहां पर आयरन ले लेगा। क्यों लेगा? आयरन हाईली रिएक्टिव जो ठहरा, रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर आएगा तो आसानी से ये डिस्प्लेस हो जाएंगे ये दोनों एलिमेंट्स, एंड सी आयरन सल्फेट फॉर्म्स विद कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होना क्या है? हायर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। सिंपल सी बात है। सो हमारे आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। ठीक है? और साफ नजर आएगा कि उसमें कलर चेंज है दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में। You can easily notice it. Compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with one kept aside. जो साइड में रखा था और जो डिप होने के बाद जो हमारी आयरन नेल आई है, दोनों में फर्क साफ साफ देखा जा सकता है बच्चों। देखिएगा, ये आयरन नेल्स निकालने के बाद हमारे नॉर्मल आयरन नेल से बिल्कुल कलर बदल जाएगा, बहुत फेड अप हो जाएंगी वो। ठीक है? फेड हो जाएंगी। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए हैं, कॉपर फॉर्म हुआ हमारा, ये हमने देख लिया है। कुछ और रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट के, बहुत इजी है। रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो काम बन जाएगा। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। क्यों? कॉपर तो काफी एंड में नीचे आ रहा है, तो जिंक तो हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक ले लेगा कॉपर की जगह, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर अलग से सॉलिड निकल कर आ जाएगा, है ना? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले ली। दूसरा, लेड को लो आप, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो। यहाँ पर लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जल्दी से ये कॉपर की जगह ले लेगा, तो बन जाएगा हमारा लेड क्लोराइड साथ में कॉपर। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग स्टूडेंट्स? हायर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या हो रहा है यहाँ पर? हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा ये, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसकी जगह ले लेगा। ठीक है? समझ गए हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को? हमारे ये जो आयरन सल्फेट वाला देखा आपने कैसे फॉर्म हुआ है ना, इस रिएक्शन से, इस एक्टिविटी से हमने ये बात समझी। तो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? डबल डिस्प्लेसमेंट। कुछ देखा, नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट। वहां पर एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले रहा था, यहां पर बच्चों क्या होगा? एक्सचेंज होंगे आयोन्स। क्या होंगे? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयोन्स टेक्स प्लेस, और उस रिएक्शन को कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, फिर देखना कितना आसान लगेगा। एक कंपाउंड है AB, दूसरा कंपाउंड है CD। ठीक है? AB और CD। अब देखिएगा, A चला जाएगा D के साथ, B चला जाएगा C के साथ, दो जगह एक्सचेंज हो गए ना आयोन्स। सो सिंपल सी बात है, तो यहाँ क्या हुआ है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ आयोन्स हैव टेकन प्लेस। व्हाट हैव टेकन प्लेस? एक्सचेंज ऑफ आयोन्स। बहुत सिंपल है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है ये। हाँ,
कुछ रिएक्शंस इसके मुश्किल लग सकते हैं आपको, बट डोंट वरी, एग्जांपल्स देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे, समझ जाओगे आप। देखिएगा, double displacement reaction usually occurs in solution and one of the product being insoluble and precipitates comes out। याद है जब मैंने आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में वहां समझाया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो वहां बोला था वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद है? तो वही बात दोबारा मैं दोहराना चाहूंगी कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें एक चीज निकल कर आती है और वो है प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा बच्चों? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब देखो एग्जांपल्स देखो, हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होना ही है, गैस भी रिलीज हो सकती है, गैस फॉर्म होगी, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, सिल्वर नाइट्रेट को ले लिया, एक जगह ले लिया पोटेशियम ब्रोमाइड, एक जगह ले लिया पोटेशियम क्लोराइड, तो देखना कैसे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाते हैं। यहां पर सिल्वर ब्रोमीन के साथ मिल जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। सिमिलरली यहां पे भी सिल्वर क्लोराइड के साथ मिल गया और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, और कैसे ये रिएक्शन बन गया, देख रहे हो आप, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हैव टेकन प्लेस। एक और इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन विद एक्टिविटी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। बच्चों मैं हर एक्टिविटी आपकी कवर कर रही हूं, हाँ जल्दी जल्दी जरूर हो रही है, पर हर एक्टिविटी के नीचे रिएक्शन उसका साफ साफ मेंशन्ड है। क्या हो रहा है ये मैं आपको बता रही हूं, ताकि एग्जामिनेशन में एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये रिएक्शन आप सही सही लिख के आओ। नोट्स मिल जाएंगी, चिंता मत कीजिए, जल्दी से इस एक्टिविटी को देखिए। 10वीं एक्टिविटी पे पहुंच गए हम। क्या हो रहा है यहाँ पर 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में ले लिया, क्या लिया है? सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट को लिया तो क्या हुआ? इसके साथ और क्या लिया? हमने लिया बेरियम क्लोराइड। क्या ले लिया? बेरियम क्लोराइड। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट, एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दोनों को मिला दो, देखना क्या होगा। थोड़े से वक्त के बाद ही आप नोटिस करोगे कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, और साथ में निकलेगा हमारा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। कुछ याद आया? सॉल्ट फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों। ये देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन भी तो हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये है ही, exchange of ions have taken place। so I hope इस एग्जाम्पल से ये बात आप साफ साफ समझ गए होगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा एक्सचेंज ऑफ आयन्स के होने पर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो कंफ्यूजन एट ऑल? चलिए फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने समझ लिया है यहाँ पे डिटेल में बच्चों। अब समझ ही लिया है तो चलिए एक इंटरेस्टिंग सा काम किया जाए। ये छोटू सा होमवर्क मैं चाहूं तो आपको दे सकती हूं। सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, ओके। हमें यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। क्या लेना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम मिला रहे अमोनियम क्लोराइड से। क्या मिला रहे हम? अमोनियम क्लोराइड से। तो बच्चों बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरियम क्लोराइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सो कैसे चीजें अलग हो जाएंगी? एक्सचेंज ऑफ आयन्स क्या होगा? बेरियम क्लोराइड से मिल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिल जाएगा। सिंपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बड़ा जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। और जब ये होगा ना, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके लिए अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, इस रिएक्शन को मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में चैप्टर्स में जो लेक्चर्स कराए हैं वीडियो के साथ समझाया है बच्चों। कैसे वो एक्टिविटी हो रही है, कैसे फ्रीजिंग हो रही है, मैंने आपको समझा रखा है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी रिएक्शंस की। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। नाम में ही है रेडॉक्स, मतलब दो चीजें मिली हुई है। रेड मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है यहाँ पर? रेडॉक्स, दो चीजें मिली है, RED मतलब रिडक्शन, OS मतलब ऑक्सीडेशन। ये दोनों चीजें साथ में हो जाए अगर, तो बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये तो समझ गए ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ हो रहा है, अरे भाई ये ऑक्सीडेशन क्या चीज है, रिडक्शन क्या चीज है, अभी बता दिया जाएगा आपको। बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक अर्लियर कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जल्दी से दोनों बता देती हूँ मैं आपको। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एक आइडिया दोनों के बारे में होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अर्लियर कॉन्सेप्ट की बात करें, बड़ा आसान है, नाम में खेल है यहाँ पे पूरा। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन सुनते ही ऑक्सीजन दिख रहा है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया यहाँ पर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके।
ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर रिडक्शन क्या होगा, इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन हमारा हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाउ समझना है, कंफ्यूजन है, अभी दूर कर दिया जाएगा। एक रिएक्शन देखो और कहानी को समझ जाओ। मैंने यहां पर लिया है कॉपर ऑक्साइड। क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को मिला दिया गया है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और देखिएगा क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन छूट रहा है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया है, ऑक्सीजन कहां गया, खो गया भाई, ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया है। और फिर ये गया कहां, ये मिल गया हाइड्रोजन के साथ और उसने फॉर्म किया H2O। तो बेटा जहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया। क्लियरली, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो क्योंकि मिल गया तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल हो गया, ऑक्सीजन गेन हो गया ना। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन बात तो एक ही हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे भी बात एक ही हुई। समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑक्सीजन खो गया तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ आएगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पर CuO, ऑक्सीजन इसके पास है, ये दे रहा है, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ है ना, और ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, आपके मन में सवाल आ सकता है। पर उससे पहले एक सवाल का जवाब देती हूँ। ये CuO लिया ना रिएक्शन में, ये कहाँ से आया, कैसे आया बताऊं? देखिए जरा, एक एक्टिविटी करके बता देती हूँ। एक चाइना डिश में मैंने कॉपर पाउडर को लिया। किसको लिया, कॉपर पाउडर को। और फिर मैंने धीरे धीरे उसको हीट करना शुरू कर दिया। क्या किया, हीट करना शुरू कर दिया, कॉपर को हीट करना शुरू कर दिया। कॉपर पाउडर है जिसको हीट किया। समझना है कैसे, देखिएगा जरा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए ये CuO कैसे फॉर्म हुआ, देखो। कॉपर ऑक्साइड को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉपर पाउडर को ले लिया चाइना डिश में। दिख रहा है साफ साफ कैसे कॉपर पाउडर को लिया चाइना डिश में, और फिर इसको मैंने रखूंगी, मैं इसे यहां से उठाकर ट्राइपॉड स्टैंड पे, देखा साफ यहां पर आ गया। अब बर्न करना शुरू कर देते हैं। कॉपर को हीट करेंगे हम। देखिए जब हीट होगा तो देखिए क्या बन रहा है। वी कैन ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकमिंग कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कलर का हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। कॉपर और ऑक्सीजन ने क्या दे दिया, कॉपर ऑक्साइड। समझ गए हैं ये बात, ठीक है। अब बच्चों कॉपर ऑक्साइड जब बन गया तो फिर वो रिएक्शन साफ साफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ ही गए हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा बच्चों, समझना बड़ा जरूरी है। कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर बन गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, हुआ कि नहीं। वेराज हाइड्रोजन का देखो H2O बन गया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन, वेराज यहाँ पर हो गया रिडक्शन। तो साथ में कंबाइन होके बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। reducing एजेंट क्या है, reducing एजेंट इज दैट which reduces others and gets oxidized itself। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। क्या है हमारा हाइड्रोजन, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, H2O बना कि नहीं, दूसरे को रिड्यूस करवा दिया इसने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidizes others and gets reduced itself। दूसरे को ऑक्सीजन देना भी तो है, देना है कि नहीं। सो यहाँ पर Cu हो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ये बात, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलिए आगे बढ़िए, कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि हमारा रेडॉक्स आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। ZnO प्लस कार्बन गिव Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में ZnO है जो क्या बन गया, Zn बन गया। ऑक्सीजन उड़ गया तो क्या हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन CO बन गया है, साफ नजर आ रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर ऑक्सीडेशन, नीचे देखा साफ पता चल रहा है लॉस हो गया तो रिडक्शन। तो हमारा जिंक ऑक्साइड बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कार्बन बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और रिएक्शन, MnO2 प्लस 4HCl गिव यू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों इन्वॉल्व है। बेटा ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। याद रखना ये बात, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे H2O बना, Cl2। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन MnO2 जो था, ये ऑक्सीजन चला गया, MnCl2 बन गया, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा MnO2। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। रिएक्शंस को समझो, लॉजिक को समझो, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर
बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, पता चल गया तो रेडॉक्स रिएक्शन तो आसान है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दी जाए, ये था अर्लियर कॉन्सेप्ट, अब बारी है मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। समझिए जरा, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है, इसको हमें समझना होगा। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन, गेन हो जाएगा तो रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, नो कंफ्यूजन। चलिए फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैसे जा रहे हैं और आ रहे हैं, साफ साफ देखो, इस इमेज से आपको समझ आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो फिर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे आसान है, आसानी से समझ आ जाएगा क्योंकि हम ये हमारी जिंदगी में देखते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तब से कह रहे हैं, इस ऑक्सीडेशन का हमारी जिंदगी में पता है कितना असर होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रियल लाइफ में ये कहाँ, दो तरीके हैं बच्चों इसको समझने के, पहला है करोजन ऑफ मेटल्स, दूसरा है रैंसिडिटी ऑफ फूड। करोजन ऑफ मेटल्स, रैंसिडिटी ऑफ फूड, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है बच्चों, हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं। डिटेल में समझाऊंगी और बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये दोनों ही आ सकते हैं। आपसे करोजन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ओके, रैंसिडिटी का पूछा जा सकता है, करोजन से तो दिक्कत हो जाएगी, बचाएं कैसे इससे, वो पूछा जा सकता है। प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट करोजन पूछा जा सकता है। सिमिलरली हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी भी पूछा जा सकता है। आप बोलोगे मैम ये होगा क्या, इसका मतलब क्या है, चलिए बता देती हूँ। करोजन क्या है बच्चों, अगर आपको समझना है ना करोजन क्या है, रैंसिडिटी क्या है, तो आपको ये जानना होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ना। देखो ऑक्सीडेशन अगर हमें समझना हो तो क्यों ना एक रिएक्शन देखा जाए, जो रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था, मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था कि नहीं, क्या हुआ था, Mg+O2 हमने दिया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो साफ नजर आना है ना कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, नजर आ रहा है कि नहीं। यही इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा, आयरन के साथ होगा, बहुत सारे मेटल्स, अलग अलग मेटल्स के साथ होगा, ठीक है, और खाने के साथ भी होगा। यही ऑक्सीडेशन हो रहा है खाने के साथ, अलग अलग मेटल्स के साथ, इन्हीं को हमें समझना होगा बच्चों। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब आप बोलोगे मैम जरा बताइए कि हमारी जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। बहुत सारी चीजों में है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे आसपास की चीजों में हम देखते हैं कैसे जंग लग जाता है, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाता है, नजर आ रहा है, ये रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होता है और ये ऑक्सीडेशन है बच्चों। क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, रस्टिंग। देखो कैसे अलग अलग जगहों पर साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर अलग अलग मेटल जब खराब हो जाते हैं तो करोजन होने लगता है। क्या होता है, करोजन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मेटल स्टार्ट्स ग्रेजुअली ईटन अप, धीरे 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 खराब होने लगता है और वही है करोजन। खाने की जो मैंने बात की, हमारे खाने की चीजें खराब हो रही हैं, रैंसिडिटी ऑफ फूड इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे, रैंसिडिटी ऑफ फूड। देखो बहुत दिन इसे रखने पर कैसे जब हम देखते हैं तो खराब मिलती है, चीजें मिलती हैं कि नहीं, तो दिस इज नथिंग बट रैंसिडिटी ऑफ फूड स्टूडेंट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, हमारे घरों में हमारे आसपास होता ही रहता है। ब्रेड खराब होती है कि नहीं, बहुत दिन तक जब पड़ी रहती है, रैंसिड हो रहे हैं, ये खराब हो रहे हैं, है ना। सो करोजन को, रैंसिडिटी को समझना जरूरी है ही, क्योंकि हमारे आसपास हो रही हैं ये चीजें। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जो कि मैंने कहा करोजन और रैंसिडिटी। ठीक है बच्चों, समझे अब इस बात को हम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसको समझते हैं। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें इस ऑक्सीडेशन को, करोजन को होते हुए जो हम देख रहे हैं ना, देखो साफ नजर आ रहा है ना कैसे करोजन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब हम बात करेंगे इसी करोजन को समझने के बाद, रैंसिडिटी को समझने के बाद, हमने उसको इमेजेस के थ्रू देखा, अब डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, करोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अप। जैसे मैंने कहा मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है। एग्जाम्पल बताऊं, लोहे की कील देखो कैसे रेडिश ब्राउन लेयर, स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है, इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और हमारा जो रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। बहुत कॉमन है ये करोजन का, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन करोजन, याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। करोजन का फॉर्म हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन।
लोहे का जंग लग जाना, सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में कैसे ऑक्सीडेशन होता है समझा दिया जाए आपको। ये रिएक्शन बड़ा जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। बच्चों आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये धीरे 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 होता है। इट इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन, नुकसान है लोहे का इसमें, बट हो रहा है भाई। कैसे हो रहा है बच्चों, जब ये एयर में खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मॉइस्चर, पानी, नमी हवा से ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। आयरन ऑक्सीजन से मिलेगा और बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों? फेरिक ऑक्साइड। तो अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन आयरन बन गया, हमारा फेरिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन देखो यहां पर कैसे मिल रहा है, तो हो गया ना ये रिएक्शन। कैसे साफ नजर आ रहा है बेटा। करोजन में ना बहुत चीजें हो रही हैं, मेटल का खराब होना और रस्टिंग उसका कॉमन फॉर्म है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन इज रस्टिंग। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड करोजन से नुकसान बड़ा है। क्या होता है? इट वीकन्स द आयरन, ये बात लिखिएगा, इट वीकन्स द आयरन एंड ऑल्सो द स्टील सब्जेक्ट्स। स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें, जैसे कि बच्चों लोहे से क्या बनता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, ब्रिजेस, लोहे की शिप्स, उन सभी में जंग लगना धीरे धीरे करता होता है और फिर उसको दिक्कत हो जाती है। अब कैसे बचाएं इस बड़ी सी प्रॉब्लम को, सॉल्व कैसे करें? सोचो इतनी बड़ी बड़ी चीजें खराब होना शुरू हो गई तो वो तो होनी ही है स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन की वजह से। हवा में से, एयर में से साफ साफ वो ले लेंगे, नमी होती है हवा में तो ऑक्सीजन आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आराम से ये चीज हो जाएगी। तो हमें ध्यान से उसको बचाना होगा। ऑलरेडी आप ये जानते हो, छोटी यंगर क्लासेस में भी सीख चुके हो कि अगर करोजन को प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे? कोटिंग कर देंगे। ऑयल की कर लो, ग्रीस की कर लो, पेंट की कर लो, जिंक की करके गैल्वेनाइजेशन कर लो, है ना। तो चलिए फिर करोजन से बचे तो चलिए रैंसिडिटी क्या होती है और उससे क्या बचेंगे, कैसे बचेंगे। यहाँ पर बच्चों खाना धीरे धीरे खराब होने लगता है, गंदी सी स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगता है और उसे हम क्या कहेंगे? रैंसिडिटी। क्या कहेंगे बच्चों? रैंसिडिटी। खाने का धीरे धीरे खराब हो जाना हो क्या रहा है? इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स? स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ जाइए फिर। अब इसको बचाएं कैसे? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम घरों में क्या करते हैं? पहली चीज हम क्या करते हैं, हम इनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं। वी ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन से दिक्कत हो रही है ना, उसका उल्टा ले आओ। एंटीबॉडीज होती है, कोरोना के टाइम सुना होगा ये वर्ड एंटीबॉडीज। सो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करेंगे। ये क्या काम करते हैं? कौन से हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स? वो हैं बच्चों BHA, ठीक है, एंड BHT। एग्जाम में इंटरनल्स में सवाल है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं हम? BHA और BHT ऐड किए जा सकते हैं। क्लियर? और ये दोनों हमारे खाने को खराब होने से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो खाने को काफी दिन तक ठीक रखते हैं। क्लियर? एक और तरीका है जो हम सभी हमारे घरों में यूज करते हैं, फ्रिज में खाना रखते हैं कि नहीं? इट कैन बी, संभाल के रखा जा सकता है, पुटिंग इट इन अ रेफ्रिजरेटर। घर पे संभाल के रख लो भाई। और एक इंटरेस्टिंग चीज, चिप्स हम सभी खाते हैं। चिप्स इतने दिन तक उस पैकेट में होती है, खराब क्यों नहीं होती? इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसमें हमने नाइट्रोजन गैस डाल रखी है। क्या डाल रखी है? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस ऐड करने पर, ये गैस खाने में ऐड होने पर ये लाइट पैकेजिंग की जाती है इसकी, ठीक है। इट कैन बी स्टोर प्रॉपरली बाय पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस खाने को हमारे खराब नहीं होने देगा। चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं उनमें यही तो होता है। सो अब आप समझे करोजन से कैसे बचे, रैंसिडिटी से कैसे बचे? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि अलग अलग एक्टिविटीज दे रखी है। ये आखिरी एक्टिविटी है जिसे ग्रुप एक्टिविटी के नाम से कहा गया है। ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं, बड़ा आसान है। हमें क्या है, अलग अलग रिएक्शंस करने हैं। यहाँ पर ABCD 4 बीकर है यहाँ पर, ठीक है। चारों बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब ABCD में है हमारा 25 ml ऑफ वाटर इन A, B एंड C बीकर्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन बीकर D, ठीक है। अलग अलग बीकर्स में अलग अलग चीजें डाल दी है और फिर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे टेम्परेचर को। ईच लिक्विड के टेम्परेचर को हम रिकॉर्ड कर देंगे और अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, अलग अलग बीकर्स में हम चीजें डालेंगे। एक में हम डालेंगे पोटेशियम सल्फेट, एक में हम डालेंगे अमोनियम नाइट्रेट और एक में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एंड देन कम्स फाइन आयरन फिलिंग्स। A, B, C एंड D में सब में एक एक चीज डाल देंगे और हमें रिएक्शन लिखने हैं बच्चों।
सिंपल है, रिएक्शंस लिखने हैं। अब अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, अगर पता चल गया कॉम्बिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीकंपोजिशन क्या है, रेडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो ये चुटकियों का खेल है ना, चुटकियों का खेल है बच्चों। तो ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू हमें लेसन सिंपलर बनाया गया है। So students, I have explained to you in detail each and every topic of this chapter. आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है, आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम के लिए, सब कुछ करना है, पूरा रिवाइज करना है, तो उस चीज के लिए हर चीज डिटेल में मेंशन है, हर एक्टिविटी के साथ रिएक्शन मेंशन है, एक एक चीज डिटेल में करवाई गई है, हाँ या ना। तो एग्जाम में पढ़ने से नंबर नहीं आते, सवालों के जवाब देने से नंबर आते हैं। सो यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड हाउ विल यू प्रैक्टिस? यू विल प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं अब आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं, हाँ या ना बच्चों। प्री बोर्ड्स, बहुत सारे एग्जाम सैंपल पेपर्स, अलग अलग चीजें आप सॉल्व करते हो, उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आई हूं। ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। अगर वीडियो ध्यान से देखी है तो हर सवाल तुमसे बनेगा बच्चों, हर सवाल। इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ये सवाल पहले आने वाले सालों में भी पूछे जाएंगे और पहले पूछे जा चुके हैं। सो हमें तैयारी करनी होगी, हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली समझना होगा और फिर सवाल हमें प्रैक्टिस करके सॉल्व करके देखने होंगे। सवाल बता देती हूं मैं आपको, एंड देन थिंग्स विल बी इजी। पहला सवाल देखिए, साफ नजर आ रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। ये एक 3 मार्क क्वेश्चन है बच्चों, आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन पता होना चाहिए। इसके लिए डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये बात पता ही है हमको, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए डीकंपोजिशन रिएक्शन में। क्यों? ब्रेक करने के लिए, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीनों के लिए एक एक रिएक्शन लिखना है। पहले लिखो डीकंपोजिशन क्या है, फिर हीट पास करने पर एक रिएक्शन लिखो, लाइट पास करने पर एक और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। यहां पर बच्चों पानी का इलेक्ट्रोलिसिस लिख सकते हैं। लाइट पे हम क्या लिखेंगे बताइए? सनलाइट पास होने पर, है ना, सिल्वर क्लोराइड याद होगा आपको, उसके रिएक्शन लिख सकते हैं। हीट में हमने काफी सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन, लेड नाइट्रेट वाला कर सकते हैं हम, काफी सारे रिएक्शन है जो हमने किए हैं। ओके, आराम से हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, अगला देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ 1 मार्क क्वेश्चन है। आपको पता है सभी को इस साल एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, तो फिर उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। यहां पर कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन कौन से लॉ पे बेस्ड है? एवोगैड्रोस लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बहुत आसान सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है, जवाब आप सभी जानते होंगे, हाँ या ना। ऑप्शन बताओ, सी वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स, हिंट मिल गया होगा आपको। अगला सवाल, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस लिक्विड लाइम। रिएक्शन दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया और स्लेकेट लाइम दे दिया। क्या हुआ? क्विक लाइम है जिसको पानी में मिलाया और स्लेकेट लाइम। ये रिएक्शन मैंने डिटेल में समझाया है बच्चों आपको, हाँ या ना। अब आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ऑक्सीडेशन है। बहुत आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। और अगर वो रिएक्शन ठीक से करा है, उस कॉन्सेप्ट को समझा है, तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए, 3 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate solution, the color of the solution fades and black precipitate is formed. Precipitation reaction है ये, तो क्या होगा बच्चों? Precipitation, double displacement। देखना ये 4ABCD, आपको रिएक्शन का नाम बताना है ना, फिर आपको बताना है कलर क्यों फेड अवे हो रहा है भाई, क्या डिफरेंस हो गया, और फिर केमिकल नेम ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, उसका केमिकल नेम क्या है। रिएक्शन लिख लोगे तो कहानी समझ आ जाएगी। और फिर इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। रिएक्शन मैं बताऊं या आप खुद लिखेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। सोचो क्या होगा, गौर से सोचिए क्या हो सकता है इसमें, ठीक है।
कॉम्बिनेशन है, नहीं है, डिकम्पोजिशन है, नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की संभावना बन जाती है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे और रिएक्शन हमारा सही तरीके से आ जाएगा। बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल 5 मार्क क्वेश्चन, वैसे कम चांसेस है 5 मार्क क्वेश्चन आने के, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है क्योंकि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, देयर आर चांसेस, कुछ भी हो सकता है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट। हर मुश्किल के लिए तैयार है रहना, क्योंकि हम साथ हैं और ये हम मुमकिन करने वाले हैं बच्चों। तो सवाल देखिएगा, डिफाइन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बड़ा आसान है ये, है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स की कहानी समझाइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाते हुए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बताइए। फिर बताइएगा कि व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस करना है बताइए, सोचिए सोचिए। और फिर अगला सवाल देखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। 3 रिएक्शन दे रखे हैं, तीनों को बैलेंस करना है। ओके, रिएक्शन देने हैं बच्चों। आपने 9th में कंपाउंड बनाना सीखा होगा, तो अब ये रिएक्शन लिखने आसान होंगे। कंपाउंड बनाना नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। नेचुरल गैस क्या होता है, रेस्पिरेशन याद होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारा रेस्पिरेशन, ये रिएक्शन लिखना अपने को। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ढंग से अगर चैप्टर कर रखा हो तो ये सवाल आराम से हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़े फिर अगले सवाल की तरफ। चलिए फिर 2 सवाल है यहाँ पर बच्चों, एक 1 मार्क क्वेश्चन है, एक 3 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा जरा, साफ नजर आ रहा है सवाल में कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। 1 मार्क का सवाल है तो ज्यादा गौर से पढ़ना है। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, होगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। एक्सचेंज ऑफ एटम्स, एक्सचेंज ऑफ आयंस, प्रेसिपिटेट एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। सोचो सोचो क्या होगा और आंसर जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंज हैव टेकन प्लेस। 3 क्वेश्चन है इसमें। हमें एक ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसमें चेंज इन कलर हुआ हो, दूसरे में चेंज इन टेम्परेचर और तीसरे में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मैंने समझाए हैं, एक्टिविटीज के थ्रू हमने चीजों को किया है, वो रिएक्शंस याद हैं, बस करने अपने को, हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। सो नाउ 2 मोर क्वेश्चंस। देखिए, 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What change takes place on heating? यहाँ पर कॉपर को ले लिया है बच्चों, मैंने वीडियो दिखाई है ना आपको, देखिए वही हमें करना होगा बच्चों। पहले कॉपर को हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ था कि नहीं, फिर उसको हाइड्रोजन गैस से पास किया तो क्या होगा, क्या चेंज विजिबल होगा, किस कलर का क्या कंपाउंड बनेगा, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर पाओगे इसको। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज रैंसिडिटी, बड़ा आसान है ना। स्पॉइलेज ऑफ फूड्स बिकॉज ऑफ वेजिटेबल्स, ऑयल्स, ये सब फैट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है ये, स्पॉइलिंग ऑफ फूड होता है। और एक्सप्लेन 2 ways बाय विच फूड इंडस्ट्रीज प्रिवेंट रैंसिडिटी। 3 मार्क क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। बचे कैसे रैंसिडिटी से, कैसे बचेंगे बताओ। आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर लो, आप नाइट्रोजन गैस प्रिजर्वेटिव्स ऐड करो, है ना। और याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर में रख लो। तो हमें कोई भी 2 तरीके लिखने हैं, रैंसिडिटी का डेफिनेशन लिखना है, हाँ है ना। तो बच्चों आज मैंने आपको ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड ऑल द पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें चीजें इन्वॉल्व है, अगर आप लेक्चर्स गौर से देखोगे तो हर टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया है मैंने आपके लिए, हर टॉपिक पे क्वेश्चन बताया कि इसमें सवाल ऐसे आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनल में आ सकता है। सो बच्चों तैयारी पूरी करनी होगी। और मैंने जानबूझ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि बच्चों मैं चाहती हूं कि आप करो। हमारे इस लेक्चर में ही सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, यू कैन श्योरली डू इट। ये ऐप पे नोट्स आपको मिल ही जानी है, यू विल फाइंड द नोट्स इन PW ऐप बच्चों। तो आपको बस नोट्स देखने हैं, पहले अपनी तरफ से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, यू नीड नॉट वरी एट ऑल, बट कोशिश खुद जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हाँ क्लास लंबी हुई, हाँ मेहनत ज्यादा लगी, पर हाँ रिजल्ट भी ज्यादा आएगा, हाँ या ना। सो स्टूडेंट्स मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो भी 1 शॉट वीडियो होगा। आने वाले चैप्टर्स के मैं सारे 1 शॉट वीडियोस इसी प्रकार से सारी एक्टिविटीज, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करने वाली हूं, और हर एक चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर होंगे। सो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, लंबा जरूर है, बट बच्चों हर एक चीज को ध्यान से करना है और समझना है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। चीजों को अच्छे से रिवाइज करो, बार बार लिख के देखो, क्योंकि
भूलना हम अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों, है ना। चलिए, सी यू ऑल, बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।